देखिए, हमारे यहाँ पौराणिक कथाएं हैं कि जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पापों का अंत करने अवतरित होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो कलयुग 4,32,000 साल का और जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। मान्यता यह है कि जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा तब कल्कि अवतार लेंगे, लेकिन उनके अवतार से पहले ही भगवान कल्कि का धाम आकार लेने वाला है। संभल का कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म के पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में इस मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपको बता दें, आपके सामने 7 तस्वीरें, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे देश को आस्था का एक नया धाम मिलने जा रहा है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल की पावन धरा पे अवतरित होगा। जहां भगवान आएंगे, जिस भूमि पर भगवान का अवतार होना है, उसी भूमि पर, संभल की उसी पवित्र धरती पर, संभल की उसी पावन धरा पर एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इस कल्कि धाम का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। इस मौके पर वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत देश के कई बड़े महामंडलेश्वर और करीब 5,000 साधु संत मौजूद रहेंगे। इनके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर विशाल पंडाल लगाए गए हैं। साथ ही लोगों और साधु संतों के रहने के लिए टेंट सिटी भी बसाई गई है। यही वो कल्कि धाम का शिलान्यास स्थल है जहां पर गर्भगृह में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ इसी गर्भगृह स्थल में कल्कि धाम की आधारशिला रखेंगे। और जो कल्कि धाम का शिलान्यास है उसका कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो इसी आधारशिला के साथ शुरू होगा। आस्था के इस बड़े प्रतीक को लेकर यहाँ लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल्कि धाम में पहले ही अनुष्ठान शुरू हो चुका है, जहां ब्राह्मणों की ओर से मंत्रोच्चारण का जाप करके पूजन प्रक्रिया की जा रही है। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ गर्भगृह की परिक्रमा के साथ अंदर शिलाओं की पूजा करेंगे। कल्कि धाम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। इसी कल्कि धाम में 68 तीर्थ को भी संवारा जाएगा। गर्भगृह से कल्कि धाम की ऊंचाई 108 फीट होगी। इस धाम का निर्माण गुलाबी पत्थर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी पत्थर से इस कल्कि धाम का निर्माण होगा। इसमें अयोध्या और राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। इसका निर्माण पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा, यानी 2029 तक कल्कि धाम बनकर अपना पूर्ण स्वरूप ले लेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि ये धाम भावनाओं को जोड़ते हुए बनाया जा रहा है। ऐसे में गंगा समेत देश की सभी प्रमुख नदियों का जल और 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी यहाँ लाई गई है। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में श्री कल्कि धाम के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। लगभग 10:25 पर वो श्री कल्कि धाम की पावन भूमि पर पधारेंगे। श्री कल्कि धाम की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात वो श्री कल्कि धाम के गर्भगृह पर उपस्थित होंगे, शिलाओं का पूजन करेंगे और 9 शिलाओं में से जो आधारशिला है, जिसे कूर्म शिला भी कहा जाता है, उसको अपने कर कमलों से स्थापित करेंगे। इस सृष्टि को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 भागों में विभाजित किया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बाद अब भविष्य के 10वें अवतार भगवान कल्कि के दर्शन होंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जहां अपना अवतार लेंगे वहां 68 तीर्थ भी होंगे। ऐसी चर्चा होती रही है कि विश्व में संभल नाम का कोई दूसरा गांव या दूसरी जगह भी हो सकती है, लेकिन इसके जवाब में ये दलील साधु संत देते हैं कि वहां पर गंगा या 68 तीर्थ नहीं है। इसलिए काफी चिंतन के बाद संतों की ओर से ये संभावना जताई गई कि ये जगह यूपी का संभल हो सकती है।
इसी संभल में भगवान कल्की के दर्शन हो सकते हैं। देखिए, पुराणों में इसका उल्लेख है कि हर युग में भगवान का अवतार होता है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्की पुराण में और श्रीमद् भागवत में कि भगवान का अवतार हर युग में होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो उद्घोष है भगवान कृष्ण का, इस पर हमें पूरा विश्वास है, इस पर हमारी श्रद्धा है, ये हमारी आस्था का आधार है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो ये जो श्लोक है, ये हमारे पूरे इस सपने का बेस है। पुराण में जो अयोध्या के बाद राजस्थान के पाली के जाडन आश्रम में लगभग 28 सालों से 250 एकड़ में बन रहा ओम आकृति वाला मंदिर बनकर तैयार है। आज यहां भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए बड़े बड़े साधु संतों के साथ विदेशी भक्त भी जुटे हैं। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, जहां कल ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजस्थान के पाली में विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर बनकर तैयार है। तीर्थ प्रेरणता श्री अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने 40 साल पहले मंदिर बनाने का सपना देखा था, जो आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हो रहा है। करीब 250 एकड़ में फैले इस योग मंदिर में 108 कमरे, 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव की 1008 प्रतिमाएं स्थापित हैं। यज्ञ वेदी जैसा 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन मंदिर में है। मंदिर का शिखर 135 फीट ऊंचा है। पूरे मंदिर परिसर को 2000 स्तंभ पर बनाया गया है। लगातार 28 सालों से काम करने के बाद अब मंदिर ने पूरा ओम आकार ले लिया है। 10 फरवरी से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ओम आकार का दुनिया का एकमात्र ये भव्य मंदिर है। मंदिर में पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है, जिसके लिए देश विदेश के हजारों भक्त मंदिर पहुंचे हैं। कई साधु संतों की उपस्थिति और विशिष्ट मेहमानों के समक्ष ओम मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। मंदिर में शिव की कई अभिव्यक्तियों वाली मूर्ति विदेशी भक्तों को खूब भा रही है। मंदिर पर इन विदेशी भक्तों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ क्रेन के जरिए ध्वजा भी चढ़ाई गई। I'm very thankful to all the Indian culture which he is giving to us and which really made my life. I am disciple of Vishwaguruji more than 40 years. And for me, this Om Ashram and what is the vision of Vishwaguruji, and now finally is here on the earth, this symbol of the Om. It was so strong energy, I feel like, and I feel like something coming from the earth and through me and go to the planets, all of something negative energy. Today here to be happy, to participate on the ceremony, on the yagya, and to feel the spiritual atmosphere. It's so nice to be here, and I'm so thankful to Vishwaguruji. The temple is amazing. We cannot say too much word about this because it's incredible, undescribable. ओम मंदिर में भक्तों को ठहरने और खाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। विदेशी मेहमानों के लिए 100 स्वीट होम बनाए गए हैं। आश्रम में 3 हेलीपैड भी तैयार करवाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ओम आश्रम मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय रंगोली कलाकार राहुल स्वामी ने शिव की आकर्षक रंगोली बनाई है। उन्होंने खास तौर पर शिव के अलग अलग रूपों की रंगोली तैयार की है, जिसे देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। जाडन आश्रम में ओम आकृति के भव्य और आकर्षक दिखने वाले इस मंदिर का शिलान्यास
साल 1995 में हुआ था। बताया जा रहा है कि ओम आकृति के भव्य मंदिर में बाबा भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धर्म सभा का भी आयोजन किया जाएगा। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल वो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल देश में सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे और इस साल शुरुआती 2 महीनों में ही वहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लिहाजा सरकार ने IT, रियल एस्टेट, पर्यटन और मनोरंजन समेत कई बड़े क्षेत्रों के लिए बड़ी परियोजनाओं की तैयारियां की हैं। ये है लखनऊ की सड़कें जो इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों से सजाई गई हैं। वजह है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसका आयोजन आज राजधानी लखनऊ में होगा। इसके लिए पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए ये खास कार्यक्रम हो रहा है। राम मंदिर के लोकार्पण के बाद यूपी में पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निवेश प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सरकार के एजेंडे में अयोध्या, काशी और मथुरा टॉप पर हैं। साथ ही दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रस्ताव है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को निवेश और रोजगार की सौगात देंगे। बड़ी परियोजनाएं तैयार की गई हैं निवेश प्रस्ताव के रूप में, लेकिन सबसे खास बात यह है कि पर्यटन के क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी जिनके निवेश प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इस समय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है। इस बड़े आयोजन को लेकर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लिहाजा पर्यटन विभाग ने इस पर खास तैयारी की है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जो 2022 आई है, जिसमें हम 25% तक कैपिटल सब्सिडी पूंजी निवेश पर हम देते हैं, और अगर महिलाएं हो या अनुसूचित जाति जनजाति हो तो 5% अतिरिक्त, यानी 30% तक उनके निवेश पर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है पूरे देश भर में। इसमें लैंड यूज कन्वर्जन और जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका वेवर है, स्टैम्प ड्यूटी का वेवर है, मतलब वो देना नहीं पड़ेगा, और कई सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 5,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। इनमें मशहूर उद्योगपति और देश दुनिया की कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। निवेश के महामेले से पहले राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए राम मंदिर तक 3 नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में भीड़ के दबाव को कम करने के लिए योगी सरकार अयोध्या में 3 नई सड़कों के निर्माण की योजना बना रही है। बिल्कुल गुंजन, देखिए सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। श्रद्धालुओं को अब राम मंदिर आने के लिए 3 मार्ग मिलने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और सड़कों पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लक्ष्मण पथ, अवध आगमन पथ और क्षीर सागर पथ का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल, और इसकी लंबाई की बात करें तो 6.70 किलोमीटर होगी। इस 4 लेन सड़क का निर्माण गुप्तार घाट से राजघाट तक किया जाएगा। बिल्कुल, और अवध आगमन पथ को जो क्षीर सागर पथ से राम पथ के लिए 300 मीटर ये लंबा होगा। वहीं तीसरे पथ को अगर क्षीर सागर पथ का नाम दिया गया है और जिसकी लंबाई 400 मीटर होने जा रही है। इन तीनों पथों के निर्माण पर 29,93,750 रुपए खर्च किए जाएंगे। जाहिर है कि इस पथ से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि देखिए, इन नई सड़कों के अलावा अभी राम जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए 4 सड़कें पहले से हैं, जिसमें देखिए राम पथ 13 किलोमीटर लंबा है, जबकि बिड़ला धर्मशाला से राम जन्मभूमि तक की जो सफर है वो जन्मभूमि पथ कहलाता है। बिल्कुल, श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी तक भक्ति पथ और लता मंगेशकर चौक से लखनऊ गोरखपुर हाईवे को जोड़ने वाला धर्म पथ है। ताज जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, साथ ही साथ प्रेम का एक अनूठा प्रतीक है, आगरा में है और इस सुंदर इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी वहां पर इकट्ठा होते हैं। यहां ताज महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल फरवरी महीने में किया जाता है और इस बार ताज महोत्सव में कुछ खास देखने को मिलने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। उमा सुतम
वाराणसी और हरिद्वार की तर्ज पर हो रही ये आरती यमुना आरती है। जो आगरा में शुरू हो चुके ताज महोत्सव की आन बान शान बनने जा रही है। आगरा में ताज महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें पहली बार यमुना आरती को शामिल किया गया है। ताज महोत्सव देखने आ रहे लोग आगरा में यमुना आरती होने से प्रसन्न हैं और उत्साह से इसमें भाग लेने जुट रहे हैं। इतना पावन, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। आज ये बहुत बड़ी बात है जो आगरा में हुआ है। ये यमुना मैया की कृपा, ये बस। यमुना आरती के साथ ताज महोत्सव में शिल्पकला और संस्कृति की झलक के साथ अवधी कव्वाली, भजन संध्या और ब्रज लोक गीतों की धुन भी लोगों को आकर्षित कर रही है। देश की संस्कृति की झलक ताज महोत्सव में लगा शिल्पग्राम दे रहा है, जिसमें हर आने जाने वाले को लघु भारत की झलक देखने को मिल रही है। तो ताज महोत्सव में अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग राज्यों का फेमस काम है, जैसे गुजरात का पैच वर्क है, कश्मीर की जो है पश्मीना शॉल है, ऐसे स्टॉल्स को ताज महोत्सव में जगह दी गई है। वहाँ के शिल्पकारों को यहाँ बुलाया गया है, कारीगरों को यहाँ बुलाया गया है, ताकि जो समृद्धि और संस्कृति है वो एक साथ ताज महोत्सव में आए लोगों को देखने को मिल सके। संस्कृति और समृद्धि के इस महोत्सव में हर साल लोग देश के हर हिस्से से अपने शिल्प, अपनी कला, संस्कृति की पहचान कराने आते हैं। दूर से आए देसी विदेशी पर्यटकों के लिए ताज महोत्सव में जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां लोग सेल्फी और फोटो लेकर अपनी यादें संजो रहे हैं। ताज महोत्सव आगरा की पहचान है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। जो ताज महोत्सव है उसकी जो थीम रखी गई है, संस्कृति और समृद्धि रखी गई है, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आए, चाहे वो देश का पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, वो भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत में हो रही समृद्धि को भी देख सके, समझ सके और जो है ताज महोत्सव का लुत्फ उठा सके, इसकी कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। अब खबर समंदर में भारत के दमखम की करेंगे, जिसकी गवाह आज बंगाल की खाड़ी बनेगी। भारतीय नौसेना की ओर से मिलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 51 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। और खास बात यह है कि इस अभ्यास में जहां एक ओर भारत को अपनी सामरिक ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर दुनिया के देशों को एकजुट करके एक साथ लाने की वो क्षमता भी दिखेगी। सबसे बड़े और सबसे अनूठे नौसैनिक अभ्यास का बिगुल बज चुका है। बंगाल की खाड़ी में अगले 9 दिनों तक समुद्र में रण कौशल की शानदार नुमाइश होगी। दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे देश अपने सामरिक हुनर को पेश करेंगे, तो साथ ही साथ समुद्री क्षेत्र में आपसी तालमेल और अमन चैन के लिए समन्वय बढ़ाने का खास मौका मिलेगा। विशाखापट्टनम के तट पर सोमवार से मिलन 2024 एक्सरसाइज का शुभारंभ हो रहा है। यह अभ्यास इस मायने में बेहद खास है कि इसमें 2, 4 या 10 नहीं, बल्कि 51 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत की मेजबानी में होने जा रहे इस विशाल नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका शामिल है। अमेरिका का अर्लेबर्ग क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत USS हल से इस अभ्यास में भाग लेने विशाखापट्टनम पहुंच भी चुका है। अमेरिका से तनाव के बावजूद रूस की मौजूदगी मिलन 2024 में दिखेगी। वहीं भारत से तनाव के बावजूद मालदीव इस अभ्यास में भाग लेने जा रहा है और हूती विद्रोहियों की हमलावर हरकतों के बावजूद ईरान और यमन भी शामिल होंगे। लेकिन भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान और चीन इस नौसैनिक अभ्यास से बाहर हैं, जबकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े देशों से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड जैसे एशिया के देशों की सेनाएं इस अभ्यास में शरीक हो रही हैं। वहीं ब्राजील और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिकी देश भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। मिलन 2024 अभ्यास 2 चरणों में होगा। इसका हार्बर फेज 19 से 23 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर बातचीत पर फोकस होगा, तो साथ ही समुद्री डकैती, तेल रिसाव और हूती हमलों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
वहीं समुद्री चरण में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर फोकस रहेगा। इस दौरान पायरेसी से निपटने, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन और मानवीय सहायता से जुड़े एक्सरसाइज होंगी। मिलन 2024 के समुद्री चरण में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास की तैयारी है। इस दौरान भारत और दूसरे देश के युद्धपोत, विमान और जहाज अपने रण कौशल की नुमाइश करेंगे। तो साथ ही साथ पनडुब्बियों और दूसरे हथियारों के संचालन की भी झांकी देखने को मिलेगी। मिलन अभ्यास का ये 12वां संस्करण है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की झलक मिलेगी। समुद्री सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने की ये खास पहल भारत की ओर से की गई है। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था। 2022 में हुए इस अभ्यास में 39 देश शामिल हुए थे। वहीं इस बार इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई। खास बात ये भी है कि आपसी मतभेद और तनाव के बावजूद कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए साफ संदेश है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना सभी चाहते हैं। मिलन 2024 अभ्यास रक्षा उद्योग में भारत की बढ़ती भागीदारी का भी गवाह बनेगा। इस अभ्यास के दौरान टेक एक्सपो MTEX 24 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिफेंस सेक्टर की भारतीय कंपनियों को दुनिया के सामने अपने प्रोडक्ट पेश करने का मौका मिलेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मिलन अभ्यास में पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य हिस्सा लेंगे। पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने नौसेना प्रमुख R हरि कुमार से खास बातचीत की है। देखिए नौसेना प्रमुख R हरि कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत। मेरे पीछे भारतीय नौसेना के 2 ताकतवर युद्धपोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत नजर आ रहे हैं। आज तक पर पहली बार नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार हमें बताएंगे कि किस तरह से दोनों युद्धपोत आने वाले दिनों में एक साथ युद्धाभ्यास का हिस्सा भी होंगे और अभी मिलन युद्धाभ्यास में भी भाग ले रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम ये 2 जो युद्धपोत देख रहे हैं, काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब एक साथ किसी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे और अभी ये मिलन में शामिल हो रहे हैं। अभी ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विक्रमादित्य और विक्रांत, जो इंडिजिनस कैरियर है, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर मिलन में। तो मिलन में इस बार काफी कंट्रीज भी हैं। 50 कंट्रीज से नेवल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। 18 शिप्स आए हैं, एक एयरक्राफ्ट भी आ रहा है बाहर से, और हमारे बाकी शिप्स भी होंगे। तो ये एक्सरसाइज सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होगा जो भारत में कर रहे हैं। और इसमें हमारा ये भी है कि ये एम है कि हमारा कैपेबिलिटी दिखाएंगे, हमारा आत्मनिर्भर जो प्रोग्रेस जो है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और उसको ऑपरेशनलाइज करना वो एक छोटा काम नहीं है और बहुत कम देशों ने किया है। तो ये विक्रांत को अगर हम 50 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पर्सनल को हम दिखाएंगे और वो ऑन बोर्ड जाएंगे, देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा देश का टेक्निकल कैपेबिलिटी है, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है देश में। लगता है सर, क्योंकि INS जो विक्रांत है वो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, तो इस बार मिलन में एक बड़े शोकेस को तौर पर पूरी दुनिया भारत की आर्थिक ताकत को देखेगी। जी, ये विक्रांत जो है वो हमारा प्राइड है, क्योंकि हम इसको 18 महीने में उसको ऑपरेशनलाइज किया। कमीशनिंग के बाद सितंबर 22 में कमीशन हुआ था और अभी ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस चल रहा है। बीच में उसका गारंटी रिफिट वगैरह भी था। तो अभी मिलन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम शोकेस करेंगे बाकी जितने नेवीज के लोग आ रहे हैं। और मिलन के कंप्लीशन के बाद ये दोनों कैरियर्स वेस्टर्न सीबोर्ड में जाएंगे, फिर वहां उसका इंटीग्रेशन होगा फ्लीट के साथ। और ये एक काफी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, क्योंकि एक बार पूरा ऑपरेशनलेस हो जाता है तो फ्लीट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बहुत दिनों बाद ये पहली बार हम देखेंगे कि जब इस दोनों युद्धपोत एक साथ ऑपरेशन का हिस्सा। जी, बस कुछ 10 दिन के बाद ये दोनों वेस्टर्न सीबोर्ड में होंगे और फ्लीट के साथ ऑपरेट करेंगे।
जितने एयरक्राफ्ट हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों कैरियर से उसका जो क्लोज कोऑर्डिनेशन और इंटरैक्शन और जो कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन ये सब होगा। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बताया कि पहली बार मिलन युद्धाभ्यास के दौरान पूरी दुनिया भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत को देखेगी और 2 युद्धपोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत इस बार पहली बार मिलन में शामिल होंगे। आने वाले दिनों में दोनों मिलकर ऑपरेशन भी करेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक फिर बर्फबारी का दौर लौट आया है। इसके साथ मैदानी इलाकों में ठंड ने भी यूटर्न ले लिया है। जम्मू कश्मीर में गुरेज, सोनमर्ग, गुलमर्ग समेत सभी पर्यटन स्थलों पर सफेदी छा गई है। आने वाले दिनों में ये सफेदी की चादर और दूर तक फैली नजर आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने जबरदस्त बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई और देखते ही देखते कश्मीर की वादियां सफेद चादर से ढक गईं। ये तस्वीरें बांदीपोरा जिले के गुरेज वैली की हैं, जहां आसमान से गिरती बर्फ ने पूरा माहौल खुशनुमा बना दिया। वहां के मकान, मंदिर और मैदान सब कुछ कुदरत की बिछाई सफेद चादर में लिपटे नजर आए। गुरेज में कल शाम से बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से गुरेज बांडीपुरा का रोड एक बार फिर से बंद हुआ। रिकॉर्ड रहा इस साल गुरेज में भी, और यहाँ के लोग भी खुश थे रोड जब खुला रहता था, क्योंकि वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे, यहाँ से भी लोग जाते थे। इस बीच पेड़ों पर जमी बर्फ ने नजारा और हसीन बना दिया। अच्छी बात यह है कि श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में अगले 3 दिनों तक इसी तरह कुदरत मेहरबान रहने वाली है। रविवार सुबह से ही कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। श्रीनगर में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि कश्मीर के पर्यटन स्थलों पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में सुबह से ही ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। इन सब के बीच मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क हो गया है, ताकि घाटी में पहुंचे पर्यटकों का बर्फोत्सव जारी रहे। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। आज छत्रपति शिवाजी की जयंती है। वो शूरवीर जिनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी की जयंती के अवसर पर चेंबूर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मुख्यमंत्री शिंदे ने नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। महाराष्ट्र के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। कई जगहों पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, आदर्श और शिक्षाएं सभी को प्रेरित करती हैं। शिवाजी ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और काफी संघर्ष किए। उन्होंने 1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध, 1664 में सूरत का युद्ध, 1665 में पुरंदर समेत कई युद्ध लड़े और जीत हासिल करके एक मिसाल कायम की, और उसी के तहत आज ये तमाम कार्यक्रम